चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि जब एंगल 180 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना लगेगा। तो 180 डिग्री मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मोमेंट डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 तो साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, टॉर्क इज अगेन जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे टॉर्क फिर से जीरो हो जाएगा। और जो केस 3 आएगा वो केस आता है कि जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 हो तब क्या हो जाएगा। थीटा 90 कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल जो आपने बना रखा है वो ऐसा बना दें आप। दिस इज द डाइपोल वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसको आप नीचे की तरफ बना लें, एक ही बात है, चाहे आप ऐसा बना लें इसे तब भी एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा केस, इस केस में जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क आएगा मैक्सिमम कितना आएगा, P इंटू ई के बराबर। दिस इज द टॉर्क, क्योंकि साइन 90 इज 1 तो टॉर्क इक्वल टू पी। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क जो इस पे लग सकता है, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। और ये जो है ये मिनिमम टॉर्क की बात कर रहा है यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम टॉर्क। जब टॉर्क जीरो है तो उसका रोटेशन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। फोर्स तो वैसे भी जीरो होता है किसी भी केस में, तो ये आराम से इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। इस केस में भी इक्विलिब्रियम में रहने वाला है यहाँ पे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि टॉर्क जीरो है, फोर्स तो वैसे ही जीरो होता है। इस केस में अगर बात करें तो फोर्स तो अभी भी जीरो है, इधर फोर्स नेट फोर्स तो जीरो है। इसका मतलब ये स्लाइड नहीं करेगा, ये अपनी जगह से यहाँ उठ के नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। बट क्या होगा, ये अपनी जगह पे घूमता रहेगा लगातार। तो घूमेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क है पी इंटू ई के करस्पॉन्डिंग। और इसका यूज क्या है, देखो टॉर्क का यूज यहाँ पे आपका लिखा है, माइक्रोवेव्स में इसका यूज होता है। देखिए यहाँ पे, माइक्रोवेव ओवन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे, तो द फूड वी कंज्यूम हैज वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। अब जो ओवन प्रोड्यूस करता है माइक्रोवेव्स दैट आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। माइक्रोवेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनती है। हम आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है इन वाटर मॉलिक्यूल्स पे। इन टॉर्क की वजह से the molecules rotate very fast and produce thermal energy which then used in heating the food। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो माइक्रोवेव्स क्या कर रही हैं, उस डाइपोल पे टॉर्क लगा रही हैं, उस टॉर्क की वजह से वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं। जब घूमते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो थर्मल एनर्जी फाइनली उस फूड को हीट कर रही है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए डाइपोल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट अपने को देखने वहां पे मिलता है। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशन आपने देख ली टॉर्क से रिलेटेड। एक, जब एंगल 0 डिग्री हो तो टॉर्क जीरो होगा। दूसरा, जब एंगल 180 है तब भी टॉर्क जीरो होगा। दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, ये दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। इक्विलिब्रियम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है, ये पूरा रोटेट करेगा। ठीक है, अभी जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इस पे टॉर्क लगने वाले हैं, नेट फोर्स लगने वाला है, इसके बारे में अभी आगे चल के बात करता हूँ। उससे पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे रिलेटेड, छोटा सा एक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ HCl गैस is placed in a uniform electric field of magnitude this. The dipole moment of each HCl molecule is this. Calculate the maximum torque experienced by the each HCl molecule. पूछा है मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, मैक्सिमम टॉर्क जब एंगल होता है 90 डिग्री। तो बता दीजिए आंसर क्या आना चाहिए। टॉर्क इक्वल टू पीक, जिसको आप पीई साइन थीटा भी करते हैं। जब मैक्सिमम टॉर्क की बात आ रही है तो दिस इज इक्वल टू पीई। पी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे दे रखा है आपको 3.4 इंटू 10⁻30। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर। क्यों, चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, चार्ज किलोमीटर, ये हो गया। इंटू ई, ई आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया यहाँ से। दिस दिस विल गिव यू 10.2 10.2 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 10.2 इंटू 10⁻26। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलने से पहले
अब अपन इससे रिलेटेड कुछ बातें और करते हैं। Okay. तो जो अपनी बातें हैं वो बातें हैं कुछ ऐसी कि अपन यहाँ बात करना चाहते हैं इनका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम of a dipole in a uniform electric field. In uniform electric field. ये क्या है? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है भैया कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो केस में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम अपने दो केसेस में पढ़ा, एक केस था ऐसा और एक केस था ऐसा। जब एंगल 0 डिग्री है और जब एंगल 180 डिग्री है। अपने दो केसेस यहाँ पे पढ़े। इन दोनों ही केसेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जा सकता है। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस बारे में अपन यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो क्या होता है स्टेबल और क्या होता है अनस्टेबल, ये हमने पहले वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, बट कुछ बच्चे उसमें नहीं पढ़े थे, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आसान से याद रखने का तरीका क्या है? एक बाउल लीजिए। क्या लेना है? एक बाउल। ऐसा एक बाउल लिया। इस बाउल के अंदर एक छोटी सी आपने गेंद यहाँ पे रख दी, एक छोटी सी बॉल यहाँ पे रख दी। ठीक है। अब इस बॉल को डिस्प्लेस कीजिए ऊपर की तरफ। वॉल पे चढ़ाइए और छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये फिर से नीचे आएगी, यहाँ पे इस तरीके से ऑसिलेशन करती रहेगी। फाइनली ये फिर से यहीं पे आके रेस्ट पे आ जाएगी। यही होगा। ऐसा सिचुएशन जिसमें ये इसकी थी इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे रेस्ट पे थी। जब आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो ये फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन करने की कोशिश करे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि जब आपने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया, इसने क्या कोशिश की? फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश की, फिर से उसे गेन करने की कोशिश की। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल को कैसे समझे? अनस्टेबल को समझने का तरीका आसान, बॉल को उल्टा कर लीजिए। अब ऊपर एक बॉल रख लीजिए। ये बॉल जब यहाँ टिकाई हुई है आपने तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यहाँ पे रेस्ट पे रखी हुई है ऊपर। लेकिन आप इसको जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा? ये नीचे ही चलती चली जाएगी, ऊपर तो नहीं आएगी। नहीं है, ये नीचे चलती चली जाएगी। इसका मतलब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पे और दूर जाती जा रही है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल नहीं था। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल किसे बोला? जब आपने इसको डिस्टर्ब किया तो फिर से अपनी उसी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश किया। अगर ये यहाँ से और दूर ही चलती चली गई तो इसे बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे इन दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को जज करना चाहते हैं कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस करेंगे इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले आऊंगा। इसको ऐसा बनाते ही इस पे टॉर्क एक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे किसी एंगल थीटा पे लाओगे, टॉर्क एक्ट करेगा। अब वो टॉर्क अपने को देखना है कि कैसा होगा। अगर वो टॉर्क ऐसा है जो उसको, अगर मैंने इधर डिस्टर्ब किया और वो फिर से इधर लाने की कोशिश अगर करता है वो टॉर्क, तो दिस इज स्टेबल। और अगर आपने इधर डिस्टर्ब किया और वो टॉर्क इसको और पीछे ही लेके चला जा रहा है, तो वो अनस्टेबल कहलाएगा। तो ये अपन यहाँ पे चेक करते हैं। चेक कैसे करें? तो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, इसे इस पोजीशन पे ले आया। लेट से एट एन एंगल थीटा, मैं इसको इस तरफ लेके गया। अब अगर टॉर्क की बात करें तो देखो फोर्सेस क्या क्या इसमें लग रहे हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। देखो टॉर्क कपल बन रहा है। कपल कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको? क्लॉकवाइज। कपल कैसे घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। भैया ये फोर्स इधर घुमाएगा, ये फोर्स इधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज से इसको घुमाने की कोशिश चल रही है। क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश चल रही है मतलब ये जो टॉर्क लग रहा है ये इसको फिर से इसके पुरानी वाली पोजीशन पे लेके आना चाहता है। आपने डिस्टर्ब किया इस डायरेक्शन में, जो टॉर्क इस पे लगा वो लगा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से पुरानी पोजीशन पे लेके आने की कोशिश की। मतलब दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस केस में करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में मैंने इसको डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा इसको मैंने डिस्टर्ब किया इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब इस पे अगर टॉर्क देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज
फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द फील्ड, नेगेटिव चार्ज फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड। देखिए कैसा हो गया इसका तरीका घूमने का। ये जो घूमने का तरीका है इसका ऐसा और ये ऐसा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको घुमाने की कोशिश करेगा। आपने इधर जिस तरह डिस्टर्ब किया, टॉर्क भी उसको उधर ही लेके जा रहा है। आपने जिधर डिस्टर्ब किया, टॉर्क भी उधर ही लेके जा रहा है। कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है। तो दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दो बातें हैं जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और कौन सा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आई गेस यहाँ तक सारी बात आपको क्लियर है कि कैसे हम इसको जज कर पाएंगे। अगर ये डिस्प्लेस करने के बाद फिर से ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। डिस्प्लेस करने के बाद उसी डायरेक्शन में आगे चला चला जाता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम की बात। जेई वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा आगे चल के एक क्वेश्चन भी इस पे बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां ऑसिलेशन होता है। वहां क्या होता है? ऑसिलेशन होता है। मतलब आप देखिए क्या होगा कि जैसे आपने इसको डिस्टर्ब करके छोड़ा, ये पहले यहाँ था, अब इसको यहाँ लेके आ गए और आपने इसको रिलीज कर दिया, तो अब ये लगातार यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। ये अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ आएगा, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये और नीचे चला जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर धीरे धीरे रुकेगा, फिर वापस उल्टा चलेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। इस तरीके से लगातार यहाँ ऑसिलेट करता रहेगा, इस तरीके से ऑसिलेट लगातार करता रहेगा। तो इस ऑसिलेशन की जो टाइम पीरियड है या जो ऑसिलेशन का फ्रिक्वेंसी है वो कितना होता है, इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन जेई वालों के लिए आता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए फॉर दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं अलग से एक बार डिस्कस कर लूंगा, या मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा ताकि नीट वाले बच्चों के लिए जबरदस्ती इसका टाइम खराब ना हो। तो एक वीडियो मैं आपके लिए इसमें अलग से पोस्ट करूंगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर दिस डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की अपनी सारी बातें हो गई स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं कि एक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। टॉर्क की बात कर ली, फोर्स की बात कर ली, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपने एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसा, और पूछा गया बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इस केस में अपन देखें कैसे करेंगे। तो करने का तरीका अपन इसको टॉर्क से ही रिलेट करेंगे। हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ये बात हमने पहले भी की थी जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे। तो जो वर्क डन यहाँ पे होगा वही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो इस बार वर्क डन जब टॉर्क के केस में निकाला जाता है तो लिखा जाता है इंटीग्रल टाउ डी थीटा। जब आप वर्क डन फोर्स के केस में निकालते हैं तो आता है एफ डॉट डी एस। वही वर्क डन आप जब रोटेशन के केस में निकालते हैं तो आता है इंटीग्रल टाउ डी थीटा। मैंने बताया था आपको पहले भी कि ट्रांसलेशन से रोटेशन में कन्वर्ट करने के कुछ तरीके हैं। फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दो, डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्लेस कर दो, ऐसे एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्लेस कर दो, वेलोसिटी को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप वही फॉर्मूले रोटेशन में भी यूज कर सकते हैं जो आप ट्रांसलेशन में करते थे। तो सिमिलरली फोर्स का टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट का थीटा, ये आपको मिल गया वर्क डन इन रोटेशन। तो क्योंकि जो डाइपोल है वो सिर्फ रोटेट करता है, कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, तो वर्क डन हम रोटेशन वाला देखेंगे ये। अब मैं इसे मानता हूं कि ये किसी एंगल, पहले ये ऐसा था, ये इस सिचुएशन में कहीं पे रखा हुआ था, लेट्स से इसका एंगल जो था वो θ1 था शुरू में। आपने इसको रोटेट करके थोड़ा सा एंगल इसका चेंज कर दिया, अब जो एंगल बन रहा है वो θ2 बन रहा है। तो इस रोटेशन में कितना वर्क करना पड़ा वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि अगर थीटा डैश से थीटा तक आप इसको लेके गए तो कितना यहाँ पे वर्क डन आएगा इसमें। सो वर्क डन हमने देखा टॉर्क इज पी क्रॉस ई विच इज पी ई साइन थीटा। तो मैंने टॉर्क की जगह रख दिया पी ई साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। आप लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा में जब लिमिट पुट करेंगे तो थीटा डैश से थीटा वाली लिमिट है, माइनस बाहर है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डैश ऐसा आएगा, माइनस को अंदर ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा डैश माइनस कॉस थीटा, ये लिमिट आ जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर बन रहा है आपके पास ऐसा। तो फाइनली आपके पास जो वर्क डन आया वो आया पी ई कॉस थीटा डैश माइनस कॉस थीटा। ये है आपकी वर्क डन, और यही वर्क डन होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा।
So this change in internal energy delta U can be given as this formula. तो ये आपको ध्यान रखना है, change in internal energy या change in potential energy of a dipole placed in a uniform electric field in shifting its position from angle theta 1 या angle theta dash to theta is given by delta U is equal to PE cos theta dash minus cos theta. ये आपको ध्यान रखना है. And this is also the work done by the external agent. This is the work done by the external agent. ये आपका एक रिलेशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है. अब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा एक रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग देखी जाती है. तो ये तो आगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप किसी थीटा डैश से थीटा तक लेके जाते हैं. पर अगर मुझे देखना है रेफरेंस, तो मैं देखता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कब मान सकता हूँ मैं. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बनता है पी कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग, एंड कॉस थीटा जीरो होता है 90 डिग्री पे. तो मैं क्या मानता हूँ, दिस 90 डिग्री इज माय रेफरेंस. इफ इनिशियल एंगल थीटा डैश इज 90 डिग्री, तो जो रेफरेंस वाली एनर्जी हो गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो हो गया जीरो. तो यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर डाइपोल इस तरीके से है एट एन एंगल 90 डिग्री, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इज इक्वल टू जीरो. ये है आपका रेफरेंस. दिस इज द रेफरेंस. तो आप अब एंगल जब चेक करेंगे तो अगर इनिशियल 90 पे है तो ये 0 डिग्री, जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे है. यहां से जो भी शिफ्ट होगा आप उसको यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे आराम से. तो हम देख सकते हैं कि अगर ये cos थीटा डैश वाली वैल्यू जीरो हो गई, ये वैल्यू अगर जीरो हो गई, तो यहाँ से आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो मिलती है माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर. माइनस पीई कॉस थीटा. और दिस माइनस पीई कॉस थीटा इज नथिंग बट माइनस पी डॉट ई. याद कीजिए वेक्टर्स में a डॉट बी जब आप लिखते थे तो उसे लिखते थे ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट. तो वो यहाँ पे लिखा है जब कॉस थीटा मिल रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैन बी गिवन एज माइनस पी डॉट ई. माइनस पी डॉट ई. ये कब वैलिड है, जब ये रेफरेंस आप यहाँ पे यूज करते हैं. रेफरेंस क्या है कि जब ये 90 पे है तो 90 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन कैन बी गिवन एज माइनस पी डॉट ई. तो फिर से वही सारी बातें आ जाती हैं कि अगर आप केसेस लेके चलते हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, तो सारी बातें यहाँ पे हैं आपके पास. कि आप एक बार केस वन ले लीजिए. केस वन में आप इसको पैरेलल बना दीजिए. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे आप डाइपोल बना दीजिए. थीटा 0 डिग्री है. पोटेंशियल एनर्जी का आप लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई के करस्पॉन्डिंग. कॉस जीरो होता है 1, तो आंसर आएगा माइनस पीई. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई. नेगेटिव आ रही है. ऐसे ही अगर केस टू की बात करें कि जब थीटा 180 डिग्री हो जाए, या थीटा जीरो था, अब जो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. जो डाइपोल बनेगा वो बनेगा एस डायरेक्शन में. दिस इज द डाइपोल. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई. कॉस 180 होता है -1, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस पीई. दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो एक डाइपोल के पास हो सकती है. और ये बात अब यहाँ से बात भी समझ में आती है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है. जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है. तो यहाँ से आप इसको फिर से रिलेट कर सकते हैं. देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, जब 0 डिग्री पे रखा हुआ है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, जब 180 डिग्री पे रखा हुआ है. अरे यही तो हमने पढ़ा था. यहाँ पे देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब था, जब वो 0 डिग्री पे रखा हुआ था. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब था, जब वो 180 डिग्री पे रखा हुआ था. आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जब ये बेस पे रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. जब ये टॉप पे रखा हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. जब ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. तो ये सारी बातें आप एनर्जी से भी आप समझ पा रहे हैं आराम से कि जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी
विल गिव यू स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, और जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो वो आपको देगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज। और तीसरा तो आप जानते ही हैं, केस 3 जब 90 डिग्री पे है तो पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 उसको कंसिडर किया हुआ है। दिस इज दी पी 90 डिग्री, तो यहाँ इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री। दिस इज आवर रेफरेंस। तो ये सारी बातें हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, जेई में पूछा जा चुका है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है। हम ये बात भी कर चुके हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हम सारी कर चुके हैं पोटेंशियल के टाइम पे। तो ये तीनों जो रिलेशन है, ये पूरा रिलेशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस। ये आपको ध्यान रखना है। इसको कहां से कहां तक मूव किया है, थीटा डैश से थीटा तक मूव किया है। इसके साथ आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ कंडीशन के साथ ध्यान रखेंगे इसे। तो चलिए आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें आएंगे, और उसके बाद डाइपोल से रिलेटेड कुछ एक आध बातें हैं जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करेंगी। उसके साथ अपना ये चैप्टर अपन खत्म करेंगे। फिर अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर्स के बारे में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो पूछिएगा और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।